नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका ग्रो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। और आज हम करंट डोज देखने वाले हैं 18 जून की। मतलब जो भी इंपॉर्टेंट खबरें हैं हमारी करंट अफेयर से रिलेटेड वो सारी हम आज चेकआउट करेंगे कि कौन सी इंपॉर्टेंट खबरें हैं। ठीक है, तो चलिए पहली खबर की ओर बढ़ते हैं आगे। और पहली जो खबर आपको दिख रही है इस वक्त वो है तेलंगाना टू सीक द ओपिनियन ऑफ एमपीज ऑन द गोदावरी बनाका चेरला। ठीक है, बनका बनाका चेरला प्रोजेक्ट। ठीक है, तो नाम थोड़ा अजीब सा है लेकिन याद रखना होगा कि बनाका चेरला ये क्या है। बनाका बनाका चेरला प्रोजेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है मामला, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। देखो, तीन नाम आपको दिख रहे होंगे। एक पोलावरम प्रोजेक्ट छोटा सा है, ध्यान दीजिए, एक पोलावरम प्रोजेक्ट को लेकर के है बात, और दूसरा यहाँ पर गोदावरी और बनाका चेरला प्रोजेक्ट को लेकर के बात है। तो कहाँ के बारे में हम बात कर रहे हैं? बेसिकली हम तेलंगाना के बारे में बात कर रहे हैं। तेलंगाना, और आपका जो ये तेलंगाना के नीचे आप जब इधर देखेंगे, आंध्र प्रदेश के नीचे वाला जो हिस्सा है, ये आंध्रा वाला हिस्सा हो गया और ये तेलंगाना वाला हिस्सा हो गया। ठीक है, इसमें अगर आप आंध्रा के नीचे ये वाला हिस्सा देखेंगे तो ये होता है रायलसीमा वाला हिस्सा। तो यहाँ से रिलेटेड पूरी खबर है कि रायलसीमा में क्या बात है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि भाई गोदावरी में जो पानी है, ठीक है, तो वो गोदावरी का जो पानी है, ये आप एक बार देख लो, इधर मैप में भी समझ में आ जाएगा। ये है गोदावरी नदी। ठीक है, तो गोदावरी नदी का पानी है जो उसको कहाँ लेकर के जाना है? रायलसीमा वाले क्षेत्र में लेकर के जाना है। गोदावरी नदी के पानी को रायलसीमा वाले क्षेत्र में लेकर के जाने की बात हो रही है कि इधर यहाँ पर इसको डाइवर्ट करना होगा। ठीक है, पानी को डाइवर्ट करना होगा। क्यों? क्योंकि रायलसीमा वाला क्षेत्र कैसा है? ये सूखाग्रस्त एरिया है ना। कृषि की समस्या होती है यहाँ पर, कृषि की समस्या होती है, सूखाग्रस्त एरिया है। तो क्योंकि ये सब प्रॉब्लम्स रहती हैं तो इसलिए यहाँ पर ये डिसाइड किया गया है कि गोदावरी के पानी को इधर पहुंचाया जाएगा। ठीक है, तो एक तो आप याद रख लो। दूसरी बात, यहाँ पर एक तीसरा नाम पोलावरम भी आ रहा है। तो देखो, पोलावरम को लेकर के ये बात देखो आप, ये रहा पोलावरम डैम। ठीक है, और ये इसको कनेक्ट किया था इधर कृष्णा नदी के साथ, कृष्णा और ये गोदावरी, गोदावरी और कृष्णा। तो यहाँ से पोलावरम प्रोजेक्ट है जो आया था। तो ये कह रहे हैं कि भाई पोलावरम वाली जो प्रोजेक्ट है इसकी भी हेल्प मिल जाएगी। और भी नदियां हैं उनको अभी पानी डाइवर्ट किया जा सकता है यहाँ से मिला करके। तो एक बड़ा फ्लो है जो वो नीचे की तरफ भेजा जा सकता है, रायलसीमा में भेजा जा सकता है। ठीक है, रायलसीमा। तो इसको आप ज्योग्राफी वाले पोर्शन में रख लीजिए, ज्योग्राफी वाले पोर्शन में रख लीजिए। और ज्योग्राफी में जो ये आपका रिवर्स वाला रिवर्स सिस्टम है, ठीक है, या मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट वाला सिस्टम, वहां पर कॉल आ जाएगा। वहां से ये क्वेश्चन है जो वो आने के चांसेस है। ठीक है, वहां से ये क्वेश्चन है जो वो आने के चांसेस है। तो आगे बढ़ते हैं और दूसरे की तरफ चलते हैं। देखो, ये इंपॉर्टेंट है। क्या है? व्हाट इज सिंथेटिक अपर्चर रडार? ये साइंस एंड टेक में रख सकते हैं आप। ठीक है, साइंस एंड टेक में इसको रख सकते हैं। साइंस टेक में इसमें क्या है? बेसिकली ये है क्या चीज? देखो, सिंथेटिक अपर्चर रडार है जो, वो एक रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी है। क्या है? रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, लिख देता हूँ, रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी। देखिए, मैं अभी पेनटेप से लिख रहा हूँ तो राइटिंग उतनी ठीक नहीं आ पा रही है, लेकिन आपको मेरी बातों को ध्यान देना है कि मैं बोल क्या रहा हूँ। तो ये बेसिकली क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा जाता है। ठीक है, तो सिंथेटिक अपर्चर रडार क्या है? एक रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी है। और इससे होगा क्या कि ये बेसिकली माइक्रोवेव, ये एक बड़ी बात है ना, माइक्रोवेव का इस्तेमाल कर रही है। तो ये आपको याद रखना है, खास बात है कि माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल कर रही है। कैसे काम होगा? जैसे कि आप ऐसे मान के चलिए कि ये रडार है हमारा, ठीक है, और इसने क्या किया? सिग्नल भेजा, सिग्नल भेजा, और ये यहाँ पर सरफेस पर टकराएगा। और सरफेस पर जब ये सिग्नल टकराएगा तो अर्थ सरफेस पर टकराने के बाद ये वापस रिफ्लेक्ट करेगा। और रिफ्लेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक एंटीना लगा हुआ है। ठीक है, एंटीना। और ये एंटीना वो सिग्नल्स को क्रॉस कैच करेगा, जिससे कि हमारी ये जो सरफेस है इसके बारे में पूरी जानकारी हमें मिल पाएगी। तो ये है हमारा रडार है। ठीक है, ये रडार यहाँ से तरंगों को भेजेगा, ये रिफ्लेक्ट बैक करेंगी, एंटीना इसको ग्रेस्प करेगा, जिससे कि हमें जो भी सरफेस है, सरफेस के बारे में पूरी जानकारी हो जाएगी। ठीक है, तो इससे रिलेटेड यहाँ पर ये बातें आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं और इसमें क्या आपको जानना होगा। यहाँ पर देखो, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें हाई रेजोल्यूशन इमेजेस देता है। ये है जो, ये हाई रेजोल्यूशन वाली इमेजेस देता है। मतलब ऐसी नहीं है कि फट जाएंगी, रेजोल्यूशन है ना। आप लोगों को भी देखते होंगे, आप लोगों के पास कुछ कैमरे होते होंगे, जूम करते होंगे तो फट जाती होगी, लेकिन ये वाली जो इमेजेस होंगी वो काफी हाई रेजोल्यूशन वाली होंगी। तो ये एक अच्छी बात कर रहे हैं। दूसरी बात कह रहे हैं कि भाई चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे बरसात हो, ठीक है, चाहे दिन हो, रात हो, बरसात हो, कैसा भी मौसम हो, कैसा भी मौसम हो, ये लगातार जानकारी दे सकता है। ठीक है, जानकारी है जो वो पूरी तरीके से ये पहुंचा सकता है। ये भी एक अच्छी बात बताई जा रही है। इसके अलावा यहाँ पर ये बता रहे हैं कि भाई इसकी पेनिट्रेशन कैपेसिटी,
तो एक बात याद रखी आपने। दूसरी बात इसकी पेनिट्रेशन कैपेसिटी, पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन मतलब भेदन क्षमता, ठीक है, पेनिट्रेशन का मतलब हुआ भेदन क्षमता, ठीक है। तो मतलब अगर क्रॉप है नीचे, है ना, तो उसको भी भेद करके ये अंदर चला जाएगा। मिट्टी है जो, उसकी भी जानकारी ये ले सकता है। उसके अलावा जो वेजिटेशन है, वेजिटेशन, फूल पत्ती, है ना, जो भी जिस भी तरीके की फसल है उसके बारे में पूरी जानकारी है जो वो यहाँ से मिल जाएगी। तो ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पर एक और है, एक चीज आपको याद रखनी है, इंटरफेरोमीटर कैपेबिलिटी बता रहे हैं इसको। क्या बता रहे हैं कि ये इंटरफेरोमीटर कैपेबिलिटी, ठीक है, इंटरफेरोमीटर कैपेबिलिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई कैसा भी उबड़ खाबड़ सा आपका भूपृष्ठ हो, है ना, भूपृष्ठ को लेकर के बात है, भूपृष्ठ, ठीक है, भूपृष्ठ कैसा भी हो उबड़ खाबड़, और उस उबड़ खाबड़ भूपृष्ठ में ये पूरी जानकारी है जो वो दे पाएगा, ठीक है, उबड़ खाबड़ भूपृष्ठ है जो, उसमें ये पूरी जानकारी आपको दे पाएगा। तो ये बात यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इस लिहाज से आप ऐसे समझो ना, अर्थक्वेक हो गया, है ना, ग्लेशियर मूवमेंट हो गया, ग्लेशियर, ग्लेशियर मूवमेंट हो गया, इन सब के लिहाज से ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। और क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है तो मैं कह सकता हूँ सर डिजास्टर मैनेजमेंट में भी इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल है। तो देखो यही क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन क्या आएगा कि भाई इसके एप्लीकेशंस बता दीजिए, है ना, इसके एप्लीकेशन बता दीजिए कि कहाँ कहाँ इसका उपयोग है। तो देखो एक आप सैटेलाइट में इसका उपयोग लिख लो, सैटेलाइट में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। कौन सी सैटेलाइट के बारे में? दो सैटेलाइट का जिक्र किया जा रहा है, एक रीसेट के बारे में, एक रीसेट, रीसेट का मतलब रडार इमेजिंग सैटेलाइट, रडार इमेजिंग सैटेलाइट, ठीक है, रडार इमेजिंग सैटेलाइट। और दूसरा निसार, निसार को लेकर के है। निसार का मतलब हुआ कि अभी निसार सैटेलाइट अभी अपकमिंग है, अभी आई नहीं, अभी अपकमिंग है। और इसमें कौन है कि आपका जो नासा है और इसरो, इसरो और जो आपका नासा है, ये दोनों मिल करके इस पर काम करेंगे, तो इसमें भी ये हेल्प करेगी, ठीक है। तो ये वाली जो आपकी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिंथेटिक अपर्चर रडार है, सिंथेटिक अपर्चर रडार, ठीक है, ये हेल्प करेगी सैटेलाइट सिस्टम में। दूसरा एप्लीकेशन इसका क्या हो सकता है? दूसरा एप्लीकेशन हो सकता है इसका कृषि में, है ना, एग्रीकल्चर हम लिख सकते हैं कि सर एग्रीकल्चर वाले मामले में ये पूरी हेल्प करेगा। सॉइल के बारे में जानकारी देने में पूरी हेल्प करेगा। मतलब कहने का कि कौन कौन सी फसलें हैं, ठीक है, फसलों का क्लासिफिकेशन करना, वर्गीकरण कर देना, ठीक है, क्लासिफिकेशन, सॉइल क्लासिफिकेशन या सॉरी क्रॉप क्लासिफिकेशन, इसमें ये काम करेगा। इसके अलावा यहाँ पर जो बुआई वाला क्षेत्र है, बुआई वाला क्षेत्र, ठीक है, तो बुआई वाला जो क्षेत्र है उसको मॉनिटर करने में, उसकी निगरानी, उसकी निगरानी करने में ये हेल्प करेगा, ठीक है, मॉनिटरिंग में। उसके अलावा ईल्ड को लेकर के बात हो रही है, ईल्ड को लेकर के कि कितनी फसल यहाँ पर उगी, उसको लेकर के यहाँ पर चर्चा है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो डिजास्टर मैनेजमेंट वाले मामले में ये हेल्प कर सकता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई अर्थक्वेक, ग्लेशियर मूवमेंट, ठीक है, ग्लेशियर मूवमेंट, अर्थक्वेक हो गया, ग्लेशियर मूवमेंट हो गया। इसके अलावा आपका जो आप कह सकते हैं कि फ्लड आ जाता है, फ्लड, ठीक है, फ्लड मॉनिटरिंग, इन सारी चीजों में ये हेल्प करता है, ठीक है। इसके अलावा इसके कुछ स्ट्रेटेजिक यूज भी हैं। तो आपने डिजास्टर मैनेजमेंट देख लिया, और इसके अलावा कुछ इसके स्ट्रेटेजिक यूज भी हैं, स्ट्रेटेजिक, है ना, स्ट्रेटेजिक, स्ट्रेटेजिक यूज भी है। स्ट्रेटेजिक यूज का मतलब हुआ कि बॉर्डर को सर्विलेंस करने में, बॉर्डर सर्विलेंस, ठीक है, बॉर्डर का पूरा सर्विलांस करने में इसमें मदद कर सकता है। रात में नाइट टाइम में अगर हमें इमेजिंग चाहिए, है ना, नाइट इमेजिंग, नाइट इमेजिंग, रात के समय में हमें फोटोज वगैरह वहां से इजीली प्रोवाइड करता रहेगा। तो बॉर्डर वाले हिस्से में भी ये स्ट्रेटजिक का मतलब आप समझ गए, रणनीतिक, रणनीतिक, ठीक है, रणनीतिक। तो अगर आप स्ट्रेटजिकली बात करते हैं तो भी ये हेल्प कर रहा है, स्ट्रेटजिकली भी हेल्प कर रहा है ना, सैटेलाइट में भी हेल्प कर रहा है, स्ट्रेटजिकली भी हेल्प कर रहा है, डिजास्टर मैनेजमेंट में हेल्प कर रहा है, एग्रीकल्चर में हेल्प कर रहा है, सॉइल में हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो इतनी इतनी चीजें आपको यहाँ पर याद रखनी चाहिए, ठीक है, इसके एप्लीकेशन से संबंधित। अगले में आते हैं। अगला देखो यहाँ पर कह रहे हैं कि हम एक, ये केरला के लोग हैं, केरला के लोग कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया हम सॉल्यूशन लाए हैं हल्दी के माध्यम से, जिससे कि क्या बचा सकते हैं हम, मैन और एनिमल का जो कॉन्फ्लिक्ट, पशु और मानव का जो संघर्ष होता है ना, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो होता है, पशु मानव संघर्ष, इस संघर्ष में
बहुत बार ऐसा होता है कि क्योंकि अब देखो जैसे जैसे बस्ती बढ़ती है तो वैसे वैसे मानव है जो वो जंगलों में फैलता जा रहा है। अब यहाँ पर जो जंगली जीव रहते थे वो कहाँ जाएंगे बेचारे, तो वो उनमें आपस में संघर्ष हो जाता है। अब जान बचाने की बात आती है तो अक्सर जीव है जो वो मारे जाते हैं। तो इस संघर्ष को विराम लगाना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर केरला में ये बात बताई जा रही है कि केरला वाला जो पार्ट है, ठीक है, वहां पर इन लोगों ने क्या किया है कि एक तरीका खोज लिया है जिससे कि हम इस कॉन्फ्लिक्ट को बचा सकें। और क्या है वो तरीका? वो तरीका है हल्दी। ठीक है, ये कह रहे हैं कि हमने बॉर्डर एरियाज में किनारे किनारे में क्या किया, हल्दी का प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया है। हल्दी के प्रोडक्शन से होता क्या है कि इसकी जो भी प्रॉपर्टीज होती होंगी, जो भी इसकी प्रॉपर्टीज होती होंगी हल्दी की, उसकी प्रॉपर्टीज के कारण जो जंगली जीव हैं वो वहां पर, जो जंगली जानवर आप कह लें, जानवर नहीं आते हैं। ठीक है, तो फसलें खराब नहीं होती हैं एक तो, है ना, फसलें खराब नहीं होंगी तो वो वहां पर आएंगे नहीं, तो उससे क्या होगा कि मैन एनिमल जो कॉन्फ्लिक्ट है उससे बचाव हो जाएगा। तो ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, ये केरला में हो रहा है सब कुछ, केरला, मुन्नार। ठीक है, मुन्नार के बारे में बात है। अब आपको थोड़ा सा देखो बेटा हल्दी के बारे में पता होना चाहिए, इस बार क्वेश्चन आया था। ठीक है, हल्दी को लेकर के अगर हम बात करते हैं तो हल्दी क्या है? हल्दी एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक है कि नहीं है ना? एंटीबायोटिक में आपको बचपन से दूध में डाल के पिलाई जाती थी जब आप चोट वोट खा के आ जाते थे। इसके अलावा या इसको गोल्डन स्पाइस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? गोल्डन मसाला, स्पाइस। ठीक है, गोल्डन स्पाइस बोला जाता है। इसके अलावा आप कहेंगे जब किसी का फैटी लिवर होता है, फैटी लिवर, फैटी लिवर की समस्या होती है तो भी इसका इस्तेमाल होता है। अगर आपका इम्यूनिटी में प्रॉब्लम है ना, आपकी जो इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी अगर वीक है, इम्यूनिटी, तो भी उसके लिए भी ये लाभदायक है। तो हल्दी के तमाम सारे यहाँ पर बेहतर ऑप्शंस मिल जाते हैं। ठीक है, तो भारत के मामले में कुछ चीजें आपको याद रखनी होंगी कि देखो भाई भारत है जो वो पूरे विश्व में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर, उत्पादन करता है, सबसे बड़ा खपत करता है, कंज्यूमर। ठीक है, कंज्यूमर, और सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, निर्यातक भी है, एक्सपोर्टर यानी निर्यातक भी है। तो ये चीजें आपको यहाँ पर याद रखनी है कि प्रोड्यूसर भी है, कंज्यूमर भी है और एक्सपोर्टर भी है। ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, प्रोडक्शन के मामले में हम पूरे विश्व का 70% प्रोडक्शन भारत ही करता है सिर्फ। ठीक है, और अगर हम ट्रेड के बारे में बात करें, पूरे वर्ल्ड का ट्रेड है जो उसका हम 62% ट्रेड है जो वो भारत करता है हल्दी का। ठीक है, तो हमारा मार्केट कौन है? हमारा जो मार्केट है, मार्केट, भारत का मार्केट कहाँ भेजता है? मार्केट है हमारा बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश हमारा मार्केट है, यूएई हमारा मार्केट है, यूएसए हमारा मार्केट है, और मलेशिया हमारा मार्केट है, मलेशिया। ठीक है, मलेशिया, मलेशिया भी हमारा मार्केट है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा और एक चीज आपको याद रखनी है, इसके अलावा आप यहाँ पर याद रख सकते हैं कि जो राज्य हैं, राज्यों के बारे में अगर मैं बताऊं तो सबसे ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे ज्यादा इसका प्रोडक्शन करता है? तो वो है महाराष्ट्र। उसके बाद है फिर तेलंगाना, तेलंगाना के बाद है कर्नाटका, और कर्नाटका के बाद आपका तमिलनाडु। ठीक है, तो ये कुछ राज्य हैं जो इसके लिए जो आपको याद रखने होंगे। टॉप 4 तो कम से कम याद कर ही लीजिए। ठीक है, इसके अलावा चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सिप्री की रिपोर्ट है। ठीक है, इंडिया इंक्रीज इट्स न्यूक्लियर वारहेड काउंट 180 इन 2024, ये सिप्री की रिपोर्ट कह रही है। सिप्री क्या चीज है पहले इसको समझिए, और इसको कहाँ रखेंगे? इसको आप इंटरनल सिक्योरिटी वाले में भी रख सकते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस वाले में भी रख सकते हैं। ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी में रख लीजिए, जीएस पेपर 3 में। चलो, तो सिप्री को जानते हैं थोड़ा। सिप्री, ठीक है, सिप्री को अगर मैं आपको बताऊं तो सिप्री की फुल फॉर्म होती है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, अगर नहीं याद रहे तो एक बार वीडियो को पीछे रिपीट करना, फिर से सुनना। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये बेसिकली स्वीडन बेस्ड एक थिंक टैंक है। क्या है? थिंक टैंक। ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा आप इसमें याद रखिए कि ग्लोबल लेवल पर काम क्या है इसका? ग्लोबल लेवल पर जो भी आर्म्स हैं, जो आर्म्स, हथियार, ठीक है, उन पर ये रिसर्च करता है। रिसर्च का मतलब ऐसा नहीं है कि इन पर टेक्निकल रिसर्च करता है, ये रिसर्च करता है कि किसने कितना बढ़ा लिया अपना और किसने कितना हथियार कम कर लिया। ठीक है, ये सारी चीजों पर रिसर्च करता है और अपनी रिपोर्ट देता है। तो अभी रीसेंट रिपोर्ट आई है इनकी, और रीसेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग
रीसेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर बताया जा रहा है कि ग्लोबल लेवल पर यहाँ पर जो परमाणु हथियार है, परमाणु, ठीक है, परमाणु हथियार है, जो हथियार, परमाणु हथियारों की क्या है, एक होड़ सी लग गई है। होड़ का मतलब दौड़, ठीक है, एक दौड़ लग गई है पूरी तरीके से, कि भाई एक ऐसी होड़ लग गई कि हमें सबको बढ़ा लेना चाहिए। इवन भारत को भी अगर हम बोलें तो भारत भी अपने परमाणु हथियारों को, न्यूक्लियर वेपन्स को बढ़ाने का प्रयास करता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है। पाकिस्तान के बारे में बात करें तो पाकिस्तान ने अपने जो परमाणु हथियारों है उनका रूप बदला है, उनका रूप बदला का मतलब वो छोटे छोटे बना रहा है। वो सोच रहा होगा, छोटे छोटे बनाने का प्रयास कर रहा है, वो सोच रहा होगा कि ऐसे हों कि कहीं पर भी जाए और कहीं कहीं पे भी फोड़ दे जा करके, है ना, कहीं पर भी ले जाया जाए, तो इसको वो बढ़ा रहा है, ठीक है। तो ये रिपोर्ट यहाँ पर ये बता रही है पाकिस्तान के मामले में, वो ये कह रही है कि बहुत सारा फसाइल मटीरियल, बहुत सारा फसाइल मटेरियल इनके पास पाया है। और फसाइल मटेरियल होने का मतलब क्या, फसाइल मटेरियल का मतलब समझे, फसाइल मटेरियल का मतलब है कि एनरिच्ड यूरेनियम, यूरेनियम की जो मात्रा है उसका जब कॉन्सेंट्रेशन है, जब 90% के आसपास हो जाता है तो उससे बम बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ऐसा फसाइल मटेरियल इनके पास मौजूद है। तो इसका मतलब है कि भविष्य हमारे लिए खतरा है। भविष्य, भाई ये चीज आप लाए ही क्यों हो, अप्लाई हो, इसका मतलब मन में आपके चल रहा है कि भाई बनाएंगे न्यूक्लियर बॉम्ब, ठीक है। तो ये हमारे लिए एक तरह का खतरा नजर आ रहा है। तो ये सारी चीजें कहाँ से पता चल रही हैं हमें, इसकी रिपोर्ट से पता चल रही है, जो अभी हाल ही में अभी एफएटीएफ ने यहाँ पर जारी की है। और क्या यहाँ पर बता रहा है एफएटीएफ, एफएटीएफ यहाँ पर भारत को लेकर के बता रहा है कि इंडिया है जो वो 180 न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और पाकिस्तान ज्यादा पीछे नहीं है, 170 पाकिस्तान के पास है, ठीक है। टोटल याद रखिएगा कि टोटल विश्व में 9 ऐसे देश हैं, 9 देश जिनके पास न्यूक्लियर कैपेसिटी है, ठीक है, न्यूक्लियर कैपेसिटी या न्यूक्लियर वेपन मौजूद है। परमाणु हथियार सिर्फ 9 के पास ही है ना, ऐसा नहीं है कि सबके पास, 9 ही देश हैं मात्र। तो वो 9 कौन से हैं वो आपको याद रखना होगा। देखो, एक है रशिया, सबसे ज्यादा है जिसके पास, रशिया के अलावा फिर यूएस आ जाता है, यूएस के बाद फिर चाइना आ जाता है, चाइना के बाद फिर फ्रांस आ जाता है, और फ्रांस के बाद फिर यूके आ जाता है, यूके के बाद फिर आपका इंडिया आ जाएगा, इंडिया के बाद पाकिस्तान आ जाएगा, पाकिस्तान के बाद इजराइल आ जाएगा, इजराइल, और इजराइल के बाद नॉर्थ कोरिया आ जाएगा, ठीक है। ये है संख्या। बस आप भारत और पाकिस्तान की याद रख लीजिए, चाहे तो टॉप वाले की भी याद रख लीजिए, इनके पास है 4309, ठीक है। बस ये 3 संख्या याद रख लेंगे तो काफी हो जाएगा, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है, ठीक है। इतना आप यहाँ पर चाइना की याद रखनी हो तो चाइना की भी रख लो भाई, चाइना के पास 600 है, ठीक है, चाइना के साथ क्योंकि अक्सर भारत का कंपैरिजन हो जाता है, तो चाइना के पास 600 है, ठीक है। इतनी चीजें आप इसमें याद रखिए। इसके अलावा यहाँ पर देखो एक बात ये बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं कि देखो आज के समय में क्या डिजिटल युग है, और डिजिटल युग में एक बहुत कॉमन चीज क्या हो गई है कि मिस इन्फॉर्मेशन, है ना, जो गलत सूचनाएं, भ्रामक जानकारियां, भ्रामक सूचनाएं हैं जो वो इधर से उधर फैलाई जाती हैं। तो अगर मिस इन्फॉर्मेशन फैल गई तो वो अपने आप में क्या है, एक बहुत बड़ा खतरा हो सकती है। क्यों खतरा हो सकती है, क्योंकि उससे न्यूक्लियर युद्ध हो सकते हैं, युद्ध हो सकते हैं, ठीक है, न्यूक्लियर युद्ध यहाँ पर होने के चांसेस हैं। इसलिए यहाँ पर मिस इन्फॉर्मेशन को फैलने से बचाना होगा, ठीक है। तो ये बातें यहाँ पर कह रहे हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट देख लो, आर्मी की, बस ये यहाँ पर नाम याद रखना और कुछ नहीं। देखो एक एक आर्मी की एक एक्सरसाइज है, नाम क्या है इसका, शक्ति, ठीक है, नाम क्या है इसका, शक्ति। शक्ति एक्सरसाइज है, पहली बात किसकी है, आर्मी की है। कहां पर हो रही है, फ्रांस, किसके किसके बीच में होती है, फ्रांस और भारत के बीच में। कहां पर हो रही है इस बार फ्रांस में हो रही है, ठीक है, फ्रांस में हो रही है। और ये साल में, सॉरी, बाई एनुअली, 2 साल में एक बार होती है, 2 साल में एक बार, ठीक है, 2 साल में एक बार। बस इतने फैक्ट याद रखने, बाकी कुछ नहीं याद रखना। अब आज से शुरू है क्योंकि, तो बस नाम आप याद रखिए, कई बार यूपीएससी इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो पूछ लेता है, ठीक है, और स्टेट वगैरह में तो ये फेवरेट होते हैं। चलिए, अब यहाँ पर जो आज हम चर्चा कर रहे हैं इस पर, ये क्या है, विल हाईलाइट प्रायोरिटाइज द ग्लोबल साउथ एट G7। देखो इसके बारे में मैं आपको बता दूं, ये आईआर से संबंधित आर्टिकल हो जाएगा, जीएस पेपर 2, ठीक है। आइए थोड़ी सी बात करते हैं इसमें। देखो आर्टिकल में कुछ खास नहीं है, लेकिन हम थोड़ी सी डिटेल में जो जरूरत है वो हम बात कर लेंगे। यहाँ पर बात हो रही है कि भारत है जो वो G7 की मीटिंग अटेंड करने के लिए गया, ठीक है, G7 की मीटिंग अटेंड करने गया। आप सोच रहे होंगे कि क्या भारत G7 का हिस्सा है, तो नहीं, भारत G7 का हिस्सा नहीं है। ये कौन देश है, ये मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड देश है ना, आप कह सकते हैं कि मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है ना, मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज,
की एक डेवलप्ड देश है, ठीक है। और इसमें 7 देश है। कौन कौन से 7 देश हैं? कल मैंने आपको बताया था, गुजरात फैब्रिक, फैब्रिक, ठीक है। फैब्रिक इसलिए क्योंकि पहले आर भी हुआ करता था 2014 से। आर का मतलब यहाँ पर रशिया है, मैं पूरा बता देता हूँ। जी से जर्मनी हो जाता है, जे से जापान हो जाता है, एफ से यहाँ पर फ्रांस हो जाएगा, ए से अमेरिका हो जाएगा, बी से ब्रिटेन हो जाएगा, आर से रशिया हो जाएगा, आई से इटली हो जाएगा और सी से कनाडा हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना आपको। इसके अलावा यहां पर यह भी याद रखिएगा कि रशिया इसका मेंबर नहीं है। 2014 में जब क्रीमिया को इसने कब्जा किया था तो इससे इसको हटा दिया गया था, ठीक है। तो अब टोटल 7 मेंबर बचे हैं। तो रशिया को जैसे ही आप हटा देंगे तो देखो आपको 7 दिख रहे होंगे। तो गुजरात, यहाँ पर सॉरी, गुजरात फैब्रिक, एक कोड बना लीजिए, गुजरात फैब्रिक, इससे आपको याद रहेगा, ठीक है। चलो आगे क्या बात हो रही है। भारत यहां पर क्यों गया, भारत को क्यों इनवाइट किया गया? भारत को इसलिए इनवाइट किया गया क्योंकि भारत है जो वो, ये कौन है? अमीर देश है, ठीक है, अमीर देशों का ग्रुप है। तो अगर इकोनॉमी वाइज हम बात करें तो 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 4th लार्जेस्ट। भारत है जो वो 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। इस लिहाज से मैं कह सकता हूं कि भारत, क्योंकि 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, इसलिए इसको बुलाया जा रहा है, ठीक है। अब ये हुई कहां है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये हुई है कैना, कैनानासिक, कैना नाकिस, है ना, ये जगह का नाम है। कनाडा में एक जगह है, कनाडा में एक जगह है, कनाडा, ठीक है। कैना, कैनानेस्किक, क्या बोलेंगे इसको, है ना, जो भी बोलेंगे वो आप एक बार देख लेना भाई। नास्किस, ठीक है, ऐसे करके नाम है इसका, और अजीब सा नाम है, लेकिन फिर भी जगह तो याद करनी पड़ेगी क्योंकि पूछ लिए जाते हैं, पता होना चाहिए आपको, ठीक है। इसके अलावा इसकी जो, अगर हम थीम के बारे में बात करें कि भाई क्या थीम है इसकी, तो यहाँ पर ये है कि भाई हम ग्लोबल कम्युनिटीज को, जो वैश्विक समुदाय है उसको बचाना है, वैश्विक समुदाय को बचाना, ये इसकी एक थीम है। इसके अलावा और दूसरा यहाँ पर ये है कि हम जो एनर्जी सिक्योरिटी है, ठीक है, वो बनाएंगे, ऊर्जा सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा स्थापित करना, ऊर्जा सुरक्षा को स्थापित करना, और डिजिटल ट्रांजिशन, डिजिटल, डिजिटल जो अभी ये ट्रांजिशन हो रहा है ना, जो संक्रमण हो रहा है, संक्रमण, ठीक है, डिजिटल अभी चेंज हो रहा है ना, तो उसको स्थापित करना, स्थापित करना, ठीक है। ये भी इसका एक एम हो जाएगा या थीम हो जाएगी। और इसके अलावा यहाँ पर कह रहे हैं कि भविष्य की जो साझेदारियां हैं, साझेदारियां, साझेदारी, उनको प्रोटेक्ट करना, उनको सुरक्षित करना, साझेदारी के, हाँ, कब की? भविष्य की, ठीक है, भविष्य की जो साझेदारियां उनको संरक्षित करना या सुरक्षित करना, ये इनका इस बार की थीम इन्होंने रखी है, ठीक है। तो ये बातें आपको याद होनी चाहिए। अब इस पर थोड़ी चर्चा के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, ट्रंप को एक बात समझ में आ गई है, और ट्रंप ने यहाँ पर बोला, ट्रंप ने जो यहाँ पर बोला है वो ये है कि, ट्रंप का जो कहना है वो ये है कि देखो 2014 में अगर हमने रशिया को बाहर ना किया होता तो आज शायद रशिया और यूक्रेन वाला जो युद्ध चल रहा है वो रोका जा सकता है। क्यों? क्योंकि एक मंच होता हमारे पास बात करने के लिए, और इस तरीके के युद्ध सिर्फ बातचीत से ही रोके जा सकते हैं। तो हमने मंच को खत्म कर दिया, क्योंकि, तो इसलिए ऐसा हमने किया है। तो क्यों ना यहाँ पर रशिया को, इसमें रशिया को और चाइना को वापस से शामिल करने की बात की जा रही है, ऐसा ट्रंप कह रहे हैं, बस, ठीक है। हालांकि यहाँ पर रशिया चाइना के बारे में बात कर रहे हो तो भारत के बारे में क्यों नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो ये भी एक अपने आप में सवाल है, लेकिन फिर भी आपको ये बात समझनी होगी कि भारत ने भाई कह दिया है, भारत ने यहाँ पर कहा है कि भारत क्या है? ग्लोबल साउथ, ग्लोबल साउथ का की आवाज है, ठीक है, ग्लोबल साउथ की आवाज, भारत ग्लोबल साउथ की आवाज है, और हम यहाँ पर ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर यहाँ पर आए हैं, ठीक है। तो ये चीज है कि भारत जब अपने आप को ग्लोबल साउथ का एक लीडर की तरह प्रोजेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर भारत को भी शामिल होना जरूरी है, ठीक है। तो भारत ने यहाँ पर ये बात क्लियर कर दी कि भाई भारत को भी शामिल करना चाहिए, ठीक है। तो इतनी बातें आपको कम से कम इसमें पता होनी चाहिए। चलिए आज का क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। आज का क्वेश्चन है, क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ इंडिया इन द G7 ग्रुपिंग डिस्पाइट नॉट बीइंग अ फॉर्मल मेंबर, हाउ डज इंडियाज पार्टिसिपेशन अलाइन विद इट्स स्ट्रेटेजिक एंड द इकोनॉमिक इंटरेस्ट। G7 समूह का औपचारिक सदस्य न होने के बावजूद भारत की भूमिका की समालोचनात्मक समीक्षा कीजिए। भारत की भागीदारी किस प्रकार उसके रणनीतिक और आर्थिक हितों के अनुरूप है, ठीक है। तो 250 शब्दों में इसको आपको लिखने का प्रयास करना है, और फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, grow_IAS यूट्यूब चैनल, इसको शेयर कर दीजिए। अगर पसंद आया हो वीडियो तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और PDF अगर चाहिए, PDF
ठीक है, कल थोड़ा सा देरी हो गई थी भेजने में, आज भेज देंगे समय पर। तो पीडीएफ है जो, वो भी आपको, उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करना होगा, कौन सा, grow_IAS। ठीक है, चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।